दुनिया की नजरें अब पोलैंड पर टिकी हैं। रूस के ड्रोन ने तोड़ा पोलैंड का एयर स्पेस और नाटो ने तुरंत एक्टिवेट किया आर्टिकल 4, मतलब इमरजेंसी मोड ऑन। सवाल है, क्या ये सिर्फ चेतावनी है या आने वाले बड़े टकराव का संकेत? यूरोप की सुरक्षा, ग्लोबल पॉलिटिक्स और हर देश की स्ट्रैटेजी अब दांव पर है। पूरा सच जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अब समझते हैं नाटो का ये कदम इतना बड़ा क्यों है। पोलैंड ने अपने एयरस्पेस में घुसे और गिराए गए रूसी ड्रोन के बाद एक्टिवेट किया आर्टिकल 4। ये नाटो का वो मैकेनिज्म है जहां कोई भी सदस्य देश अपनी सुरक्षा खतरे में देखकर तुरंत इमरजेंसी कंसल्टेशन मांग सकता है। और ध्यान रहे, नाटो के इतिहास में यह सिर्फ 8वीं बार हुआ है। इसका मतलब है पूरे अलायंस की नजर अब ईस्टर्न बॉर्डर्स पर है, जहां पोलैंड और बाल्टिक देश सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। लेकिन साफ कर दें, आर्टिकल 4 का मतलब सीधा सैन्य कार्रवाई नहीं है। यह है कलेक्टिव कंसल्टेशन, मतलब सारे नाटो देश मिलकर तय करेंगे आगे का कदम। मैसेज क्लियर है, रूस हो या कोई और, किसी भी सदस्य देश की सुरक्षा को हल्के में नहीं लिया जाएगा। यह मूव आर्टिकल 5 जितना एक्सट्रीम नहीं, लेकिन नाटो की यूनिटी, प्रेशर और प्रिपेयरनेस तीनों को नए लेवल पर ले गया है। पूर्वी यूरोप की रात अचानक जंग के साए में डूब गई। 19 रशियन ड्रोन्स ने पॉलिश स्काइज चीर डाले। पहली बार नाटो टेरिटरी पर हुआ ऐसा सीधा मिलिट्री इंट्रूजन। जवाब भी उतना ही तेज। पॉलिश फोर्सेज ने ड्रोन्स मार गिराए और एलिड फाइटर जेट्स ने हवा में गश्त संभाली। फौरन ही वॉर्सो और दूसरे बड़े एयरपोर्ट्स की फ्लाइट्स रोक दी गई। एयरस्पेस के हिस्से क्लोज और बॉर्डर टाउन रेजिडेंट्स को घरों से बाहर न निकलने की चेतावनी। इस पूरे एस्केलेशन के बाद पोलैंड ने आर्टिकल 4 एक्टिवेट कर दिया और नाटो लीडर्स इमरजेंसी टॉक्स में जुट गए। एक बात साफ हो गई, ईस्टर्न फ्लैंक अब यूरोप की सबसे फ्रैजाइल फ्रंटलाइन बन चुका है। पोलैंड आज सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं, बल्कि नाटो की पूरी स्ट्रैटेजी का सेंटर बन चुका है। इसकी जियोग्राफिक पोजीशन सीधे यूक्रेन और बेलारूस के बॉर्डर पर इसे बनाती है फ्रंटलाइन नेशन। इतिहास गवाह है, वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर कोल्ड वॉर तक पोलैंड हमेशा रहा है बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच। लेकिन आज तस्वीर बदली है। यह देश अपनी वल्नरेबिलिटी को बदल रहा है स्ट्रेंथ में। सबसे बड़ा प्रूफ, पोलैंड अब नाटो का सबसे तेजी से रीआर्म होने वाला देश है। 4% से ज्यादा जीडीपी डिफेंस में, ईस्ट शील्ड प्रोग्राम, मिसाइल डिफेंस, रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट्स और हजारों यूएस व एलिड ट्रूप्स की मौजूदगी। सिर्फ सैन्य ताकत ही नहीं, पोलैंड ने रेफ्यूजीज को शेल्टर दिया, यूक्रेन को वेपन्स भेजे और यूरोप में कलेक्टिव डिफेंस की आवाज सबसे ऊंची उठाई। यही वजह है कि जब क्राइसिस आती है, नाटो की क्रेडिबिलिटी टिकती है पोलैंड पर। यूरोप का नक्शा समझना हो तो पोलैंड को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सदियों से यह रहा है पावर स्ट्रगल का क्रॉसरोड्स। एक तरफ रशिया, दूसरी तरफ जर्मनी, कभी गेटवे तो कभी बफर जोन। इतिहास गवाह है, पोलिश सोवियत वॉर, वर्ल्ड वॉर 2 की इन्वेजन और बार बार की पार्टीशंस, हर बार पोलैंड बना बड़े टकराव का मैदान। लेकिन इन्हीं तजुर्बों ने इसे बनाया है और भी रिसिलियंट। आज वही इतिहास दोहराया नहीं जा रहा, लेकिन उसका असर जरूर दिख रहा है। पोलैंड अब नाटो का ईस्टर्न फ्रंटियर है, वो पुल जो वेस्टर्न यूरोप को जोड़ता है यूक्रेन और बेलारूस की वॉलेटाइल रियलिटी से। यानी जो रोल कभी एम्पायर्स तय करते थे, वही रोल अब पोलैंड खुद निभा रहा है, फ्रंटलाइन बनकर और रीजन की जियोपॉलिटिक्स को एक्टिवली शेप करके। अब साफ साफ समझते हैं नाटो के सबसे अहम 2 आर्टिकल्स, आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5। आर्टिकल 4 है एक डिप्लोमेटिक टूल, मतलब अगर किसी मेंबर कंट्री को लगे कि उसकी सुरक्षा या टेरिटोरियल इंटेग्रिटी खतरे में है, तो वो तुरंत बाकी देशों के साथ कंसल्टेशन बुला सकता है। इसमें ऑटोमेटिक मिलिट्री एक्शन नहीं होता, बल्कि बातचीत, जानकारी शेयर करना और प्लानिंग शामिल होती है। इसी से तय होते हैं सर्वेलेंस बढ़ाना, जॉइंट एक्सरसाइजेज या पॉलिटिकल मैसेजिंग जैसे कदम। इसके उलट आर्टिकल 5 है नाटो का सबसे बड़ा हथियार, कलेक्टिव डिफेंस। कोई भी आर्म्ड अटैक किसी एक देश पर हुआ तो वो माना जाएगा सब पर हमला, और फिर सभी एलाइज को मिलिट्री एक्शन तक लेना पड़ सकता है। इतिहास गवाह है, आर्टिकल 4 कई बार एक्टिवेट हुआ, लेकिन आर्टिकल 5 सिर्फ एक बार 9 से 11 अटैक्स के बाद। तो फर्क साफ है। आर्टिकल 4 मतलब अर्ली वार्निंग और कंसल्टेशन, आर्टिकल 5 मतलब सीधा वन फॉर ऑल,
ऑल फॉर वन। रशिया अब पूरी तरह वॉर इकोनॉमी मोड में है। 2025 का डिफेंस बजट पहुंचा $145 बिलियन, जो जीडीपी का 6% से भी ज्यादा है। कोल्ड वॉर के बाद का सबसे ऊंचा स्तर। यानी मॉस्को साफ कर रहा है कि यूक्रेन वॉर शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग गेम है। बजट सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं, रशिया फॉरेन फाइटर्स और मर्सनरीज भर्ती कर रहा है ताकि ट्रूप लेवल्स बने रहें। साथ ही मिसाइल्स, ड्रोन्स, आर्मर्ड व्हीकल्स और न्यूक्लियर कैपेबल वेपन्स पर जबरदस्त निवेश। लेकिन ये मिलिटराइजेशन सिर्फ जंग नहीं, डिप्लोमेसी को भी हिला रहा है। जितना रशिया बिल्डअप करता है, उतना ही नाटो और वेस्ट अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाते हैं। नतीजा, एस्केलेशन का एंडलेस साइकिल और पीस टॉक्स और दूर जाते हुए। रशियन ड्रोन्स और झापड़ 2025 ड्रिल्स के बीच नाटो का जवाब अब साफ दिख रहा है। पोलैंड की ईस्टर्न बॉर्डर पर ट्रूप सर्ज। पहले जहां 10,000 सैनिक थे, अब तैनात होंगे करीब 40,000 ट्रूप्स। पॉलिश और नाटो फोर्सेस मिलकर। सिर्फ जमीनी ताकत नहीं, आसमान में भी नाटो ने मसल दिखाया। एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शंस, रडार सिस्टम्स, मिसाइल बैटरीज और रैपिड रिस्पॉन्स फाइटर जेट्स, इनसे रशियन ड्रोन्स को शूट डाउन किया गया। यही पहली बार है जब नाटो ने सीधे मिलिट्री एक्शन लिया है यूक्रेन वॉर के दौरान। यह बिल्डअप सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि डटेरेंस स्ट्रैटेजी है। रशिया को साफ संदेश कि किसी भी स्पिलओवर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सबसे अहम, ये डिप्लॉयमेंट्स नाटो allies को रियश्योरेंस देते हैं कि कलेक्टिव सिक्योरिटी अब सिर्फ वादा नहीं बल्कि रियल टाइम एक्शन है। इस युद्ध का असर सिर्फ युद्ध भूमि तक सीमित नहीं बल्कि पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था को हिला रहा है। सबसे पहले ट्रेड रूट्स। ईस्टर्न यूरोप से निकलने वाले मेटल्स, एग्रीकल्चर और एनर्जी सप्लाईज अब लगातार डिसरप्शन का शिकार है। मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स खास तौर पर प्रभावित हुए हैं। और पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया जैसे फ्रंटलाइन देशों की इकोनॉमी पर सीधा दबाव है। एनर्जी सिक्योरिटी भी बड़ी चुनौती बन चुकी है। ईयू ने रशियन ऑयल और गैस पर निर्भरता घटाई है, लेकिन कई देशों में अब भी सप्लाई शॉक्स और प्राइस वॉलेटिलिटी का खतरा बना हुआ है। यही वजह है कि एनर्जी प्राइसेस बढ़कर इन्फ्लेशन को और तेज कर रहे हैं, जिससे हाउस होल्ड्स और बिजनेसेस दोनों ही स्ट्रेन में हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन ने मार्केट्स में भी इंस्टेबिलिटी ला दी है। इन्वेस्टर बिहेवियर कॉशियस हो गया है। ट्रेड एग्रीमेंट्स डगमगा रहे हैं और ग्रोथ फोरकास्ट्स लगातार नीचे जा रहे हैं। यूरोप को अब डबल प्रेशर झेलना पड़ रहा है। एक तरफ डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ानी है सुरक्षा के लिए, और दूसरी तरफ इकोनॉमिक रिकवरी भी बनाए रखनी है। यही बैलेंस आने वाले सालों में सबसे बड़ी चुनौती साबित होगा। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का असर इंडिया तक गहराई से पहुंच रहा है। सबसे पहले ट्रेड। सैंक्शंस और डिसरप्टेड पेमेंट चैनल्स की वजह से रशिया और यूक्रेन को होने वाले एक्सपोर्ट्स, जैसे फार्मा, टी और एग्री प्रोडक्ट्स, मुश्किल में है। शिपिंग और इंश्योरेंस कॉस्ट्स भी बढ़ चुके हैं, जिससे मार्केट एक्सेस और कॉम्प्लेक्स हो गया है। ग्लोबल सप्लाई चेन्स भी टूटे हैं। नियॉन गैस शॉर्टेज ने सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन को झटका दिया है, और फर्टिलाइजर्स व मेटल्स की राइजिंग प्राइसेस ने एग्रीकल्चर से लेकर ऑटो तक हर सेक्टर का कॉस्ट बढ़ा दिया है। ये सब मिलकर इन्फ्लेशन को तेज कर रहे हैं। फ्यूल और कमोडिटी प्राइसेस ने ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग महंगे कर दिए हैं, और इसका सीधा दबाव हाउस होल्ड्स तक महसूस हो रहा है। साथ ही सिक्योरिटी डायमेंशन भी है। इंडिया की डिफेंस डिपेंडेंसी रशिया पर रही है, लेकिन अब डाइवर्सिफिकेशन और डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर जोर देना पड़ रहा है। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ने से इन्वेस्टमेंट फ्लोज और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दोनों ही अंडर प्रेशर है। आगे का रास्ता नाटो और ग्लोबल डिप्लोमेसी के लिए बेहद नाजुक है, जहां मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस और डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट के बीच संतुलन जरूरी है। 2025 के द हेग समिट में अलायंस ने साफ किया कि डिफेंस स्पेंडिंग 2035 तक जीडीपी का 5% तक बढ़ेगा। सिर्फ ट्रेडिशनल फोर्सेस नहीं, बल्कि साइबर डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और इमर्जिंग टेक में भी इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन यह बिल्डअप केवल ताकत दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट भी है। नाटो चाहते हैं कि डटरेंस के साथ डायलॉग भी कायम रहे, ताकि हॉस्टिलिटीज एस्केलेट ना हो। मतलब रिजॉल्व दिखाओ, नेगोशिएशन के लिए रास्ता भी खुला रखो। साथ ही अलायंस एक्टिवली रशिया और अन्य ग्लोबल एक्टर्स के साथ डिप्लोमेसी करता है, ताकि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट बड़ा युद्ध बनने से रोका जा सके। यही डुअल ट्रैक, स्ट्रॉन्ग डिफेंस और प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी, नाटो की मुख्य रणनीति है, ताकि यूरोप और दुनिया में बड़े संघर्ष को टाला जा सके। यह समय वैश्विक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए एक निर्णायक मोड़ है।
नाटो के सामने कोहेजन का बड़ा टेस्ट है, क्योंकि अलग अलग थ्रेट परसेप्शंस, नेशनल प्रायोरिटीज और पॉलिटिकल प्रेशर्स कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग को चुनौती दे रहे हैं। ताकतवर डिफेंस कमिटमेंट्स के बावजूद अलायंस यूनिटी फ्रेजाइल बनी हुई है, और यही यूरोप में डटरेंस क्रेडिबिलिटी और स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी तय करेगी। दूसरी तरफ ग्लोबल इकोनॉमिक टाइज भी मुश्किल में है। सैंक्शंस, ट्रेड डिसरप्शंस और एनर्जी मार्केट वॉलेटिलिटी ने सप्लाई चेन्स और मार्केट एक्सेस की कमजोरियों को उजागर किया है। यूरोप इन्फ्लेशन और एनर्जी सिक्योरिटी की चुनौतियों से जूझ रहा है, और इंडिया जैसे देश भी रिपल इफेक्ट्स का सामना कर रहे हैं। यह सब दिखाता है कि ग्लोबल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स अब सिर्फ मिलिट्री ही नहीं, बल्कि इकोनॉमिक और डिप्लोमैटिक टूल्स के साथ इंटीग्रेटेड होने चाहिए। नाटो की रणनीतियां, डटरेंस, डिफेंस स्पेंडिंग और अलायंस यूनिटी आने वाले जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और इंटरनेशनल ऑर्डर को शेप करेंगी। धन्यवाद आप सबका इस अपडेटेड और इंसाइटफुल रिपोर्ट के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और पॉलिसी 360 को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमेशा पा सके तेज, भरोसेमंद और गहरी विश्लेषण वाली अपडेट्स।